प्रोडक्टिव बातें कर लेते हैं, बाकी की बातें तो फिर भी चलती रहेंगी। मैम वो लिख ली जल्दी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव है, हाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी है। हम नेक्स्ट मेजर टेस्ट में जो पहले वाला भी हुआ है उसका सिलेबस तो नहीं आएगा ना? नहीं, इसीलिए मैंने वो वाला नहीं डाला, नए चैप्टर डाले हैं सारे। मैम इस बार 11th तो नहीं है तो ना? मस्त वो इस वाले बार 11th नहीं डाला। चैप्टर्स हैं। ये सही है मैम, 11th नहीं है। सिलेबस दे दोगे? मैम कल वाले मेजर टेस्ट में जैसे ना सेल वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। मैम मुझे लग रहा था मैम 11th का सिलेबस ज्यादा दे रखा है इन लोगों ने, मैम 12th कम दिख रही थी मैम मुझे। यस मैम, इस बार 11th 12th इसीलिए सारे 12th डाला इस बार मैंने। और मैम खुश मैम है बस क्या? यही चैप्टर्स आएंगे ना, अभी हेलो नहीं मैम। पढ़ने की जरूरत नहीं अब तो ज्यादा, मतलब। मैम 29 को जो 11th का फुल सिलेबस टेस्ट होना था उसका क्या हुआ? उसका बेटा अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी, लेकिन हाँ मैंने अभी जो सिलेबस अपडेट किया है 22 अक्टूबर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का टेस्ट है, एज वेल एज 5 नवंबर में आपके सामने सिलेबस है जिसका टेस्ट होगा। मैम 29 को तो नहीं है ना? नहीं, 29 में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मे बी होगा तो मैं आपको मैक्स टू मैक्स कल तक बता दूंगी। ठीक है, मैम 22 को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है। एग्जैक्टली ये ऑफलाइन टेस्ट है आपका, एंड 22 को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। मैम बस इतना ही सिलेबस है? हाँ जी। अच्छा मैम सिलेबस है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों है, दोनों में से एक है? एक सेकंड में क्या? बेटा ह्यूमन देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, ये स्पेलिंग से कंफ्यूज हो रहे हो क्या? मैम वो एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मैम मतलब पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट है? पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट है। और पहले अभी वाले टेस्ट में जेनेटिक्स का इवोल्यूशन नहीं डाला था ना मैंने, इसलिए इस बार जेनेटिक्स का इवोल्यूशन डाल दिया है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हो गया हमारा। फिर जो नेक्स्ट वाला होगा ना टेस्ट 5 नवंबर के बाद वाला ऑफलाइन, उसमें पूरा इकोलॉजी डाल दूंगी, इकोलॉजी के 3 चैप्टर और साथ ही साथ बायोटेक के या 11th के कुछ चैप्टर डालूंगी मैं। मैम जो 22 को होगा ये हमारे तो ये offline है ना? ऑनलाइन होगा नहीं? 22 वाला ऑनलाइन है मैम ये 22 को 22 को ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है ना? मैम एक ही चैप्टर, मैम एक ही चैप्टर। चैप्टर। ठीक है मैम। खुश हो सब सिलेबस से? मैम आपको चैप्टर है मैम बस आप ये डिलीटेड complete जाएगा। करा मैम आपके मैम, ये पास chapter पीसीबी का complete होल सिलेबस है जो मेजर टेस्ट में आ रहा है। मैम पीसीबी का होल सिलेबस मतलब फिजिक्स वो केमिस्ट्री आपके साथ बायो। ग्रुप में शेयर हो जाएगा, हमने जो कैजुअल ग्रुप ज्वाइन किया ना आप लोगों ने, उसमें शेयर कर दूंगी मैं, ठीक है? हाँ ओके। एग्जैक्टली पांडे जी, होल सिलेबस शेयर हो जाएगा, डोंट वरी। अब थोड़ा सा पढ़ाई कर ले बैठ के। यस मैम जल्दी। मैम जो 22 को जो टेस्ट होगा उसमें डिलीटेड वाला आएगा क्वेश्चन? नहीं बेटा, डिलीटेड कुछ नहीं आएगा अभी। जब हाँ कहीं पे भी होगा, कोई भी टॉपिक आएगा, कुछ भी आएगा, डिलीटेड किसी में नहीं आएगा। तो अब तो ये चीज आपको देखो दोबारा से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी टीचर से, ना ही मैम फिजिक्स आपने टीचर से, अपने नहीं बैच में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का कहाँ तक करा दिया है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बेटा हमारे 2 लेक्चर हो गए, 2 लेक्चर हुए ना मनीषा? यस मैम मैम। मतलब लास्ट दो टॉपिक आपने क्या पढ़ाया था? लास्ट टॉपिक मैंने क्या बनाया था? मैम वो मैप वाला बताया था, क्या बोलते हैं? मैम आपने रेनफॉल मैप वाला, यस मैम वो प्रेसिपिटेशन मैप वाला बताया था आपने, कुछ कांस्टेंट। मैम ऑर्गेनिज्म और इसके इन्वायरमेंट और उसके फैक्टर्स बताए थे। आप फैक्टर्स में भी वो मैम लास्ट फैक्टर तक आपने फैक्टर बताया था। हेलो मैम। शांति 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 शांति। आप अब कोई प्लीज नहीं माइक बोलेगा, ऑफ कर दो। कोई नहीं बोलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 सेक्शन में, हर कोई 4 सेक्शन में बोलेगा नहीं कोई भी, 4 सेक्शन में आंसर्स देंगे, ठीक है? 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कहाँ से करना है। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोगों को दे दूंगी हमारी जब भी क्लास होगी। इस वीक हम लोगों को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन फिनिश करना है। इसके अलावा हम लोग जो मेरा ऑनगोइंग बैच है उसके साथ हम लोग मॉर्निंग में भी क्लासेस रखते थे, तो जितने बाकी के बच्चे हैं उनको भी मॉर्निंग वाली क्लासेस में मैं ज्वाइन कराया करूंगी, ठीक है? अकॉर्डिंगली आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएगी। तो क्लास में एंड तक रुकना है, क्लास में बीच में ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है? चलो, किसी को कोई डाउट आएगा हैंड रेज कर लेना। अभी सबके सब अपने हैंड्स लोअर डाउन कर लो
ताकि जिसको कोई डाउट आएगा वही हैंड रेज करके डाउट पूछे। मैम इन्होंने तो अभी कर लिए। Humor inducing plasmid used in producing transgenic plant is that of tumor agrobacterium tumefaciens. The correct answer is C. Everyone agrees. Second question, which is incorrect regarding, जिसको question नहीं समझ में आएगा ना without any hesitation पूछ लेना, ठीक है? अभी hesitate करोगे ना नीट एग्जाम में मार्क्स कम हो जाएंगे, एक साल बर्बाद हो जाएगा आप लोगों का। मैम हेजिटेशन करने से कुछ नहीं होता। यस बेटा। मैम जो न्यूक्लियोसोम होता है उसमें 2000 बेस पेयर होते हैं 200। 100 बेटा, 200 मैम 200 होते हैं ना। 100 बेस पेयर हो, ठीक है? चलो, तो 92 का करेक्ट आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स ही होता है। हिस्टोन जो होता है बेसिक होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल, जब हम हायर लेवल पे, लोअर लेवल ऑफ पैकेजिंग हिस्टोन्स के थ्रू होती है, हाई लेवल पैकेजिंग नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन से होती है। तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो द सेकंड आंसर इज डी। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के पास एक डिफरेंट टाइप की सेल वॉल स्ट्रक्चर होती थी जिस उनको हार्श कंडीशन में भी सरवाइव करने में हेल्प करती थी। तो क्या डिफर होता था इनमें? सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। सॉर्टेड यहाँ तक? मैम मैम इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है बताना एक मिनट। मैम सूडोमेरिन की बनी होती है। Pseudomurine की बनी होती है। एक सेकंड, एक जने बोलो। आर्कीबैक्टीरिया सब मोनेरा। मोनेरा की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन मैम इसी की बनी होती है ना? हाँ, सूडोमेरिन की बनी होती है मैम। सूडोमेरिन की बनी होती है, आर्कीबैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया की तो pseudomurine की होती है। तभी तो डिफरेंट हुई ना उससे। आर्कीबैक्टीरिया सूडोम्यूरिन। यस मैम ठीक है। ठीक है। Moses are economically important because करेक्ट वन है। जल्दी जल्दी से, एक दूसरे का नहीं टेपना है कि किसी एक्स मैम बाकी सब डी लिख रहे हैं, हम भी फटाफट डी लिखते जा रहे हैं। ऑल ऑफ दीज क्या बोलते हैं? मोजेस। ऑल ऑफ दीज। अब मोजेस में मेरे को बताएगा, मैं रैंडमली किसी भी का भी नाम लूंगी एंड वो बताएगा मेरे को, ठीक है? मैम ये क्वेश्चन अलीशा। मुझे नहीं आता। ठीक है वैशाली। अलीशा, अलीशा गुप्ता। मोजेस क्या होता है बेटा? मोजेस ब्रायोफाइट्स होता है, टेरिडोफाइट्स होता है, क्या होता है? मैम जो मॉसिस होते हैं वो ब्रियोफाइट्स में आते हैं। ब्रायोफाइट्स में आता है। वेरी गुड। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज बेयर रॉक्स। आदित्य, बेयर रॉक्स का मतलब क्या होता है? क्या मैम? बेयर रॉक्स, चट्टाने, हाँ यस मैम बंजर, बंजर जमीन। तो बोलते हैं कि भाई मोजेस वो है ना सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होता है जो बंजर जमीन के ऊपर सबसे पहले आता है। तो ये तो ट्रू है, हमारे पास सबसे पहले मोजेस ही आता है। एंड डिकम्पोज रॉक्स, रॉक्स को क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करा देते हैं फॉर मेकिंग सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हाइब्रिड। ये पूरा इकोलॉजी के अंदर आप पढ़ोगे। जैसे अब कट हो गया लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ते हैं। प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जहां पे एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर आज तो कोई खेती वगैरह कुछ नहीं हुई, सबसे पहले उस एरिया के ऊपर अगर आपका प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर रहे हैं सबसे फर्स्ट टाइम, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। तो एक बहुत चट्टान टाइप से एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर एक प्लांट सबसे पहले आ रहा है, तो रॉक सॉइल नहीं है ना, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सॉइल। तो सबसे पहले हमें क्या कराना पड़ेगा? रॉक का वेदरिंग कराना पड़ेगा ना, रॉक्स को ब्रेक कर करके सॉइल्स बनवानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास वहां पे मोजेस पाए जाते हैं एंड ये क्या करते हैं? रॉक को डिकम्पोज करके वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन कराता है। दे फॉर्म अ डेंस मैट ऑन सॉइल, सॉइल के ऊपर एक डेंस मैट बनाता है। एंड इसके साथ साथ ये क्या करते हैं? रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड सॉइल इरोशन, इन सब के इम्पैक्ट को भी रिड्यूस करता है। दीज आर द डायरेक्ट एनसीईआरटी ने हम लोगों को ये बताई हुई ये चीजें। तो सारे स्टेटमेंट हमारे पास क्लियर है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई क्यों इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस क्यों है, तो सारे के सारे सही हैं। तो द करेक्ट विल बी डी। विशाली समझ में आया? यस मैम समझ आ गया। 95 स्प्रोफाइट, सॉरी स्पोरोफाइट। अब मेरे को बताएगा स्पोरोफाइट के बारे में, कौन बताएगा? भावना बताएंगे। स्पोरोफाइट बेटा डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है? भावना,
यस मैम। स्पोरोफाइट बताओ बेटा। गलत पता है, सही पता है, जो पता है वो बता दो, नहीं पता है वो भी बता दो कि मैम नहीं याद आ रहा है। हाँ, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है जो कि स्पोर्स बनाता है हैप्लॉइड, और ये फ्री लिविंग नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। एग्जैक्टली। तो दे आर आस्किंग अबाउट किसके बारे में? ब्रायोफाइट। तो हमारा जो ब्रायोफाइट होता है, ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट होती है। एंड गेमेटोफाइट कैसे होते हैं? गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। मेन प्लांट एंड डिपेंडेंट बॉडी इनकी होती है स्पोरोफाइट। तो ये बोलते हैं कि भाई जो इनके स्पोरोफाइट है वो मल्टी सेलुलर बॉडी होता है। यस मैम। गेमेटोफाइट के ऊपर ऐसा पैरासाइट रहता है, पार्शियली एंटर को रिडक्शन, डिवीजन एंड स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। वाटर लेता है किससे? गेमेटोफाइट से। तो सारे स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट विल बी ऑल ऑफ दीज। 96. If you were to observe a cell of the human cheek की आपने एक सेल लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, which one of the observation would you make? सबसे पहले ह्यूमन सेल को देखा, आउटर मोस्ट डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, क्या वहां पे सेल वॉल पाई जाएगी? नो मैम, वो तो एनिमल फर्स्ट तो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट इन्होंने कहीं पे दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है। एनिमल्स में ही तो आते हैं, तो भी एनिमल्स की सेल वॉल नहीं होती। एग्जैक्टली, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होते, और यहाँ पे इन्होंने सेल, कौन सी सेल को ऑब्जर्व किया है? ह्यूमन सेल को ऑब्जर्व मैम किया आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया इन्होंने यहाँ पे। तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होती, यस मैम। ठीक है। तो फर्स्ट डिलिमिटिंग का क्या मतलब हो गया? हाँ बेटा, डिलिमिटिंग मतलब जिस स्ट्रक्चर को हम हटा नहीं सकते विदाउट एनी लिमिटेशन। डेंस Okay, ma'am. मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस तो पाया जाएगा ह्यूमन चीक सेल में, दिस इज द ट्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज ट्रू। क्या एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा? नहीं पाया नो जाएगा। मैम, 2 and 3 only. तो करेक्ट कौन सा है? सेकंड और थर्ड। बी ऑप्शन करेक्ट। एग्री? यस मैम। इनकरेक्ट बताना होता good. तो क्वेश्चन होता जाता। अगर इनकरेक्ट बताना होता तो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ हो जाता, वो ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है इन्होंने। ओके मैम हाँ जी, मैम बच्चों को बोल दो माइक ऑन ना करे, वो कर रहे तो आपकी वॉइस कट हो रही है। कोई बात नहीं, आज नए नए है ना, आज गलती माफ कर देता। आदत हो जाएगी धीरे धीरे, हम लोगों को आदत नहीं है ना इतने सारे बच्चों के साथ पढ़ने की, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, ठीक है। 97। मैम ए। अरे क्वेश्चन तो पढ़ने दो। मैम डी है 97 का, एक कहां से आ गया? डी होगा ना मैम? हाँ सुन, पढ़ने दो क्वेश्चन। आज मेरे बैच वाले बच्चे सारे शांत रहेंगे, जो दूसरे नए बच्चे आए ना आज वो बोलेंगे सिर्फ, ठीक है। Which is the only enzyme that has capability, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि भाई इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन सब कुछ करा देगा, किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स में। और किस प्रोसेस के लिए? ट्रांसक्रिप्शन। तो वी नो ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या कराते हैं? डीएनए से आरएनए बन। अभी बोला था, मेरे बैच के बच्चे नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर वर्क किसके ऊपर करना है? डीएनए के ऊपर करना है, नहीं करना है? हिमांशी, तो एंजाइम कैसा होना चाहिए? डीएनए डिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं? आपका नाम एल्मस है ना? एल्मस, एल्मस। तो डीएनए के ऊपर वर्क करना है, तो डीएनए डिपेंडेंट है। बनवाना क्या है? आरएनए बनवाना है, तो एंजाइम शुड बी आरएनए पॉलीमरेज। डिपेंडेंट आरएनए पर। तो करेक्ट इज डी, ऑप्शन डी। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनवाना है, नए बच्चे आंसर करेंगे। मैम तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सिर्फ मुझे ना वैशाली की आवाज आ रही है, एल्मस की आवाज आ रही है, थोड़ा थोड़ा विशाल बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा शैली बोल रहा है। क्या इतने ही बच्चे हैं और कोई नहीं है बच्चे यहाँ पे? भावना, अनुष्का, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होगा क्योंकि मैम रिवर्स होगा, उसका डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम है यस मैम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यही तो नाम
हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एग्री कर रहे हैं हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी तो दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग। वो तो डीएनए से जब आरएनए बनाते तब होता है, ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। Let me explain, मुझे बोलने मैम दो। ने मना किया किससे बोलने वर्क करना से। है? अरे कोई नहीं, बीच में बोल सकते हो, पनिशमेंट थोड़ा ना दिया है, पनिशमेंट नहीं दिया है। सुनो, वंशराज समझ आ रहा है? वंशराज, तबस्सुम, स्वाति, तुषार। यस मैम, बोलो जल्दी से। मम्मी थम्स अप भी कर रहे हैं। ये बोलेंगे नहीं क्लास में। नो मैम, यस मैम। गुंजन आपको कैसे बता, आप उनके बैच में जाते थे? हाँ मैम, कभी कभी। ओह, ये वो बच्चे हैं फिर ना जो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। चलो मैम देखो, जब से आ जाता था हमारी क्लास में। ताजी पता लगे ये चीज। देखो, आरएनए के ऊपर वर्क करना है तो एंजाइम शुड बी आरएनए डिपेंडेंट। बनवाना क्या है? डीएनए। डीएनए। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लिख के दे दूं, अब बताना। यही होगा क्या इसका नाम? एंजाइम, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज आल्सो नोन एज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नोमेनक्लेचर समझ में आ गया कैसे किया? यस मैम। जिसके ऊपर वर्क करना है, जिसके ऊपर वर्क करना है उसको डिपेंडेंट बना दो, जो बनवाना है उसके आगे पॉलीमरेज लगा दो, बस। कोमल नहीं, आज मेरी की आवाज से इको नहीं हो रहा। एनी डाउट? यस मैम। बताओ। मैम जैसे अब हमने आरएनए से डीएनए का ये बनवाया तो इसका आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आया, तो मैम डीएनए से आरएनए वाला एक बार दोबारा बता दो। अगर मेरे को डीएनए से आरएनए बनवाना है, अब आप खुद बताना, मेरे को डीएनए पे वर्क करना है तो एंजाइम शुड बी डीएनए डिपेंडेंट, और बनवाना क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मैम बस ये इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ, ओके मैम। आप इसमें देखो क्या बनवाना है और किससे बनवाना है, फिर समझ आएगा आपको। पॉलीमरेज का मतलब होता है ना पॉलीमराइजेशन करवाना, और किससे करवाना है, किसके ऊपर मुझे डिपेंड रहना पड़ेगा। क्या? ओके मैम। 98 वाला क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, अभी 4 सेक्शन में कोई आंसर नहीं देगा, मैं रैंडमली किसी भी बच्चे से पूछूंगा और वो एक्सप्लेन करके देगा मेरे को इस क्वेश्चन को, ठीक है? मैं जस्ट एक बार प्लग इन कर लो लैपटॉप का, नहीं तो स्विच ऑफ होने वाला है। पढ़ो इसको जल्दी से। यू हैव 1 मिनट ओनली, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है क्वेश्चन के लिए। हो गया? यस मैम। चलो अब हम रैंडमली देखते हैं किस बच्चे का नंबर आता है क्वेश्चन। प्रोटीन का मतलब क्या होता है बेटा, मैम? न्यूक्लियो प्रोटीन का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों चीजें होती है। वायरसेस में ये होता है ना, न्यूक्लिक एसिड होता है या और एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन को जिसको हम कैप्सिड या कैप्सोमियर्स बोलते हैं। समझ? ठीक है, तो मेरे को इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके देंगी तबस्सुम, तबस्सुम निशा। बी बेटा, 4 सेक्शन में नहीं, अपनी आवाज भी सुना दो थोड़ा, ताकि मुझे आवाज से है पता चल जाए, जब ऑफलाइन टेस्ट में मिले तो एटलीस्ट आप लोगों की आवाज से मैं पहचान लूं कि हाँ ये मैम तबस्सुम है। 98 ना? हाँ बेटा 98।
मैम यस मनीषा, आज आप हमसे कुछ नहीं पूछोगे क्या? पूछूंगी बेटा पूछूंगी, लेकिन मैम जो नए मेरा बच्चे तो आए ऐसा हैं है उनको कि आप नहीं पूछोगे कुछ भी। मैम मैं नहीं, आप नहीं पूछोगे तो हम कुछ और पढ़ ले मैम क्या? नहीं 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 नहीं, क्लास में रहो, क्लास में रहो। यस हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इसमें से कोई डाउट नहीं है, मेरे यस बैच वाले बच्चे, तो आप लोग क्लास लीव करके जा सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है लेकिन सीखने के लिए मिलेगा क्लास में रहोगे, तो क्लास में रहना चाहते हो क्लास में भी रह लो, कुछ और मैम पढ़ना क्लास में रहते हैं, फोन साइड रख देते हैं ऐसा कर लो। बताओ जल्दी से तो बस तुम, एक 102 में डाउट, ठीक है शिवम, उसको क्लियर करेंगे। आई जस्ट वांट कि जो नए बच्चे आए ना उनको थोड़ा ये ना लगे कि हाँ नई नई मैम आई हूँ और समझ ना आए कुछ भी। मैम मैं बताऊँ 98 का? मैं बताओ भाई। बताऊं? चलो भावना, आप नेक्स्ट बताना, विशाली बताती है 98 का। मैम 98 में जो असर्शन है वो ट्रू है। वायरस को हम ऑर्गेनिज्म नहीं कंसिडर करते, और जो रीजन है लेकिन उसमें असर्शन में नॉट नहीं लिखा है। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, सही से इतना पढ़ो। नहीं है, सही से पढ़ो। मैम वायरस तो हमारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम डीएनए आरएनए की नहीं, प्रोटीन वायरसेस ऑर्गेनिजम्स नहीं है, मैम वायरसेस असर्शन इज नहीं है फॉल्स organism। एंड रीजन इज ट्रू, डी ऑप्शन। उनकी मशीन ही नहीं होती। सेल ऑर्गेनेलीज, तो असर्शन इज फॉर रीजन इज ट्रू। मैम ठीक है, क्योंकि वो तो नॉन सेलुलर होते हैं ना। मैम ये वाला एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। देखो बेटा, यहाँ पे मैं बोलते हैं करूं? असर्शन में, मैंने बताओ। कहा मैं ट्राई करूँ। हाँ हाँ, करो करो, पहले भावना करती है, शैली आप नेक्स्ट वाला कर लेना। मैम जो इसका assertion है वो रॉन्ग है। वायरस को ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं कंसिडर किया जाता, पहली बात तो वो लिविंग ही नहीं होता क्योंकि उसको होस्ट चाहिए, बिना होस्ट के वो अपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, इस वजह से उसको लिविंग भी कंसिडर नहीं करते और ऑर्गेनाइज भी, और उसके पास सेल ऑर्गेनीज भी नहीं होते। तो ए जो है वो रॉन्ग है और बी सही है। वायरसेस न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड दैट लेक सेल ऑर्गेनेलीज, इनके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होता है। वायरस में तो आरएनए ही होता है ना। आरएनए भी हो सकता है बेटा, डीएनए भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मतलब एक वायरस के अंदर न्यूक्लियर दोनों नहीं हो सकता, प्रोटीन। कुछ भी हो सकता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, एक साथ दोनों जी नहीं मैम, होंगे, दोनों नहीं होंगे। हाँ एक साथ दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे द करेक्ट इज डी 99। पीसीआर इज अ टेक्निक, पीसीआर पॉलीमराइजेशन का काम करती है। इसको कौन मैम, एक्सप्लेन डी करने वाला वाला था? शैली, शैली। मैम इसका आंसर आई थिंक डी होगा मेरे अकॉर्डिंग। Used for in vitro replication of specific DNA sequence using thermostable। उस thermostable DNA polymerase का नाम कौन बताएगा? टैग पॉलीमरेज होता है। कहाँ से और वो obtain isolate होता है करते हैं? थर्मस एक्वेस्टिक से। वेरी गुड वेरी गुड। सो इसका पता चल जाएगा। इसका करेक्ट देखो बेटा, पीसीआर क्या है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का नाम है टेक टैग पॉलीमरेज। पॉलीमरेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक पॉलीमरेज को कहाँ से आइसोलेट करते हैं? देयर इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज नोन एज थर्मस एक्वेस्टिक। और वो मतलब हॉट स्प्रिंग में होता है। एक्वेटिकस, ठीक है। ये बहुत हाई से हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है, और पीसीआर में हाई टेम्परेचर ही तो रखता है। पीसीआर के 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला डीनेचुरेशन, डिनेचुरेशन ऑफ डीएनए। एक्सटेंशन and extension. अनीलिंग, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। extension. These are the 3 steps in PCR. Correct is D. Next arrow. This is again a very simple questions. The correct is amyloblast, carbohydrate, or allyloblast, ऑयल एंड फैट। protein. So correct is first. जल्दी जल्दी निपटा लें इनको। Bacterial endospores can easily tolerate a temperature of 100 degrees Celsius. Endospores have thick wall, low water content, and they act as a anticoagulant chemical. अब ये वाला क्वेश्चन होगा ना जो आउट ऑफ एनसीईआरटी बच्चे बोल रहे थे,
नो मैम। स्टेटमेंट तो ये दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इसका रियल आंसर ए आ रहा है, बट मेरे हिसाब से बी होना चाहिए ना, क्योंकि एग्जैक्टली रीजन तो नहीं बता रहा ना टॉलरेट करने का कि वो क्यों कर पा रहा है, बट इसका आंसर ए है। मैम आप इसे समझा दो, ये वाला क्वेश्चन। सुनो, ये बोलते हैं कि भाई बैक्टीरिया के अंदर जो एंडोस्पोर्स होते हैं ना, वो इजीली 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। क्यों टॉलरेट कर सकते हैं? क्योंकि एंडोस्पोर के बाहर की जो वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, उनके अंदर ज्यादा वाटर भी नहीं होता कि वो हाई टेम्परेचर पे वेपोर्स में कन्वर्ट हो जाए। दे हैव एंटी कोएगुलेंट केमिकल्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो इनको कोएगुलेट होने से बचाते हैं। जैसे ना ब्लड कोएगुलेट हो जाता है, एंटी कोएगुलेंट केमिकल इनके अंदर। जमने से बचाता है। हाँ, तो एक्सप्लेन कर रहा है ना स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट ए को एक्सप्लेन कर रहा है। मैम आई थिंक ये ऑप्शन नहीं ये होगा। कर रहा है। ए नहीं होगा, ए नहीं होना चाहिए। मैम करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैम ए दोनों होगा। करेक्ट है एंड बी करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। मैम मेरे को एक डाउट है था। ना? हाँ पूछो। मैम जैसे अगर जो मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें उसका कॉज दिया है फर्स्ट वाले का, तो क्या होगा ऑप्शन? कॉज दिया है, रीजन नहीं दिया है, कॉज दिया है कि उसकी वजह से ये हो रहा है, तो उसमें कैसे करेंगे सिंपल स्टेटमेंट? सा आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों करेक्ट है, बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। ओके मैम, ठीक। मतलब स्टेटमेंट ए कुछ और दिया हुआ है, स्टेटमेंट बी कुछ और स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो सिंपली आप बी लगा देते यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो स्टेटमेंट ए को जस्टिफाई कर रहा है ना स्टेटमेंट बी, क्यों टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहा है, उसका रीजन दिया हुआ है स्पेसिफिकली, दैट्स व्हाई द करेक्ट इज ए। मैम मतलब हम assertion को तो वाई मान के करेंगे और फिर रीजन को हम बिकॉज मान के करेंगे। एग्जैक्टली, हमें तो उसको बिकॉज मान के करेंगे। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट, कैरागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। हम आउट ऑफ मैम एनसीईआरटी था। इसका ए ऑप्शन होगा। हाँ चला गया। मतलब कैरागीन तो गूगल से पढ़ा है ना, देखा बाद में। कैरागीन तो पढ़ा है सबने। मैम रेड एल्गी में आता है, तो मैम मैं जेलिडियम रेड लगा दिया। एल्गी, रेड एल्गी में आता है। एल्गी से मिलता है, अगार रेड एल्गी से मिलता है। कैरागीन इज ब्राउन और रेड। ब्राउन एल्गी। मैम रेड एल्गी। मैम जो अगार होता है वो रेड से मिलता है ना, और कैरागीन ब्राउन से शायद। चार्टी खोलो अभी जल्दी से अपनी, ओपन योर एनसीईआरटी एंड जस्ट चेक नाउ। मैम रेड एल्गी है मैम इसका। बताओ जल्दी से। रेडी है ना? चलो, लेमिनेरिया किसका एग्जाम्पल है? लेमिनेरिया इज अ टाइप ऑफ विच एल्गी? सेल्फ ट्रिक बताई थी ना, किसकी ट्रिक थी? सेल्फ, ब्राउन एल्गी। तो बी तो ऑप्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना बी। नो मैम। ऑप्शन निकालना बता रही हूँ कि करेक्ट आंसर। जेलिडियम किसका है? मैम रेड एल्गी। रेड एल्गी है इसमें। ये रेड एल्गी का है। माइक्रोसिस्टिस क्या होता है? सॉरी, मैक्रोसिस्टिस, ये कोई एल्गी नहीं है। अलग ही है वो। तो अगर आपको ऑप्शन पिक करना था बी और डी, तो भगा दो, ए और सी में से एक ऑप्शन पिक करके आ जाते। यस मैम, और मैंने सी करा था। मैम है ना? सी मैंने का भी सी कर दिया। पढ़ा नहीं था। सी क्यों नहीं कर सकते? सी इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज जेलिडियम से हम जेली निकालते हैं, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, तो बचता क्या है? मैम कॉन्ट्रास्ट। आइसक्रीम भी उसी से होती है ना? हाँ, जेलिडियम जेली, आइसक्रीम सब जेलिडियम। तो भाई जेलिडियम से क्या ऑब्टेन करते हैं? जेली ऑब्टेन करते हैं। अगार। जेलीज। अगार। तो भाई कैरागीन तो नहीं कर सकते ना। मैम तो तो इसका बस ऑप्शन ए होगा ना, ए होगा। कॉन्ट्रास्ट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, उस क्वेश्चन में ऑप्शंस एलिमिनेट करना ट्राई किया करो। मैम लेकिन कॉन्ट्रास्ट के बारे में तो कुछ भी पता ही नहीं था कि ये क्या है, तो सोचा रेड एल्गी का एक ही एग्जांपल लिखा है वो कर ही देते हैं, और वो हाँ, गलत। वो भी तरीका सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और सोचते, ये सोच सकते थे जेलिडियम से तो जेलीज निकलती है, आइसक्रीम्स बनती है। यस मैम, ये तो सोचा था, लेकिन एग्जांपल ही एक था ना रेड एल्गी का, तो इसलिए दिया। हाँ, अगर आपका इतना माइंड चला कि लेमिनेरिया को हटा दिया, ब्राउन एल्गी, माइक्रोसिस्टिस हटा दिया, वो नहीं रिलेट करता, ए और सी में से एक पिक किया, देन इट्स फाइन।
दैट मीन्स आप इस डायरेक्शन में काम कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, ऑप्शंस एलिमिनेट इज द बेस्ट तरीका जिसके थ्रू आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। 100 मैम बोलो शैली। वो कॉन्ट्रास्ट 103 का ए होगा। एक सेकेंड साक्षी, वो शैली कुछ डाउट पूछ रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। बोल रहे थे कि जो कैरागिन है वो कॉन्ट्रास्ट से रिलेट कर रहा है, तो मैम ये क्रिस्पेस से सही कुछ होगा ना? हाँ ऐसे समझ सकते हो। और अभी याद रखना है तो वही गूगल करो, कॉन्ट्रास्ट का डायग्राम, इमेजेस देखो, माइंड में सेट हो जाएगा। यस मैम, मैम वो ऐसा ही कुछ बताया उसमें। 103 लाइसोसोम्स, राइबोसोम। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो मुझे राइबोसोम सबसे पहले पता है, तो मैं क्या करूंगी, बी का वन। बी का वन कहाँ दे रखा है, ये में दे रखा है, ये लगा दे, बाकी मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं खुद ऐसे ही करती हूँ। मैम हम भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं, तुक्के से हमारा वन से ठीक पा जाता है। हाँ ये तुक्के से नहीं, 100% श्योर। एक में कॉन्फिडेंट रहो, मैं राइबोसोम में 101% कॉन्फिडेंट हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस। तो बी का तो वन ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो कहीं नहीं दे रखा बी का वन, सिर्फ यहाँ दे रखा। मैं बाकी के पढ़ूंगी नहीं, और इफ मुझे लगता है मेरे पास टाइम है तो मैं एक बार बाकियों को भी क्रॉस चेक करके देख लूंगी। मैम सेंट्रियोल का भी फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल कर सकते हैं ना? हाँ सेंट्रियोल का फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल ऐसे कर लो, मतलब जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो उससे इसमें किया ऑप्शंस अच्छे अच्छे दे रखे लेकिन हैं। इसमें कॉमन भी होते हैं कुछ। किसी किसी में बहुत कंफ्यूज करता है ऐसे। यस मैम। चलो 104 when there are when 3 or more than 2 alleles, 3 या उससे ज्यादा एलील्स कंट्रोलिंग द एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, मल्टीपल बहुत सारे एलील। मल्टीपल एलील्स होगा है ना, तो इसका होगा आंसर सी। मल्टीपल एलील्स। 105 X technique is now routinely used to detect HIV। किसके अंदर, एड्स पेशेंट। कौन सी टेक्निक, म्यूटेशन वगैरह ये सब पता करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, तो करेक्ट वन इज PCR। जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज इनहेरिटेड बाय ऑटोसोम। ऑटोसोम होगा इसमें। वेरी गुड, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिक है, पीपो जया ZYA। Z जो होता है वो क्या सिक्रेट करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा मेरे पास ग्लैक्टो होना चाहिए, बी का वन होना चाहिए। बी का वन COT में दिया हुआ है, तो COT में मैं देख लूंगी, ए का थर्ड है यहाँ पे, सी वाला चेक कर लो। ए क्या होता है, Z पीपो जया। एज सी ऑप्शन एज ट्रांसएसिटाइलेज ना, यस मैम। एसिटाइलेज। सो द करेक्ट वन इज वाई सी। सी क्यों बोल रहे थे निगम? Hydrolytic enzymes of lysosomes are optically active at एसिडिक। ऑप्शन ए। एसिडिक पीएच। 109 इनकरेक्ट फॉर TR। एक बार 106 का बता दो, वो छूट गया मेरा। 106 में बोलते हैं द जीन्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या, एक ऑटोसोमल डिसीज है बेटा। तो किसके ऊपर इनहेरिटेड होता है, इसके ऑटोसोम्स के थ्रू। मैम एक बार ऑटोसोमल का मीनिंग बताना। ऑटोसोम जैसे कि हमारे बॉडी सेल्स। सेल्स नहीं, क्रोमोसोम। वाई वाले वाई वाले 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, बाकी जितने सारे के सारे होते हैं 6, उनको बोलते हैं हम आपका 6 क्रोमोसोम्स। मैम समझ नहीं आया, सब बोल देते हैं, बता दो। हमारे पास टोटल वी हैव 46 क्रोमोसोम्स ना, और वी कैन से 23 पेयर। इन 23 पेयर्स में से जो 1 पेयर होते हैं वो होते हैं 6 क्रोमोसोम्स। 6 chromosomes are also known as allosomes। और बाकी का जो 22 पेयर बच गया, that 22 पेयर इज ऑटोसोम्स। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि भाई जो ये आपकी सिकल सेल एनीमिया डिसीज होती है ना, इसका जीन किसके थ्रू इनहेरिट होता है, मतलब किस टाइप के क्रोमोसोम्स के थ्रू, ब्लड सेल के थ्रू, बोन सेल्स के थ्रू, या फिर 6 क्रोमोसोम के थ्रू नहीं होता। ये किसके थ्रू होता है, ऑटोसोम्स के थ्रू होता है, बिकॉज सिकल सेल एनीमिया इज अ ऑटोसोमल डिसीज।
ऑटोसोमल मैं डोमिनेंट क्या है, बताई थी, मैं रिसेसिव है, कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैम ऑटोसोमल रिसेसिव है। है। सुंदर किस में कंफ्यूज हो जाते हो? मैम वो ट्रिक्स बताई थी ना आपने, ऑटोसोम की और सेक्स क्रोमोसोम की, वो सिक्कल सेल में कंफ्यूज हो जाती है कौन सी है। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये लैक्टोज वाले भी बता दो, लैक्टोज इंड्यूसर वाली। ऑटोसोमल रिसेसिव वाली सारी डिसीज की ट्रिक लिख लो। हल्का अल्का मीन्स एल्केप्टोन्यूरिया। सिस्टर्स फेब्रियोसिस, सिक फाइब्रोसिस, सिक सिक्कल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया, फिनाइलकेटोनुरिया। तो ये जितनी भी डिसीज है ना, ऑल आर ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। रिसेसिव। मतलब ये सारी की सारी डिसीज किसकी वजह से होंगी? आपके जो ऑटोसोम्स है उनके ऊपर कोई जीन होगा, जो जीन अफेक्ट होगा, उन जीन की अफेक्ट होने की वजह से सारी डिसीज हो सकती है। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। मैम सिकल सेल एनीमिया कोडोमिनेंस शो करेगा या इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा? सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता क्या है? मैम ब्लड की क्वालिटी को डिफेक्ट करता है वो। ब्लड की क्वालिटी। मैम बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामाइन की जगह वैलिन हो जाता है। वैलिन आ जाता है। सब्स्टिट्यूट हो जाता है। क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। ये ऑटोसोम्स के थ्रू होता है। अब ऑटोसोम्स में सबसे पहली चीज है, ऑटोसोमल डिसीज में आप एक चीज देखते हैं कि फादर से डॉटर में या सन में, दोनों में इनहेरिट हो सकता है। यस मैम। दोनों में इनहेरिट हो सकता है। तो इसके लिए हमेशा कंडीशन क्या होनी चाहिए? रिसेसिव होना चाहिए। कंडीशन रिसेसिव। अभी पांडे आपका नाम क्या एग्जैक्टली? विष्णु नाम है मैम मेरा, विष्णु पांडे। विष्णु, ठीक है। तो अब इनका क्वेश्चन था कि मैम सिकल सेल एनीमिया किसके थ्रू? कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके थ्रू होगा? नहीं मैम, स्टोक करता है ये नहीं करता है, ये मेरा एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था स्कूल एग्जाम में, अभी मिड टर्म में। कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी सॉल्व कर लेते हैं ना इसको। है जो अपना आपको डोमिनेंट दिखावाता है, या फिर दोनों का कोई इंटरमीडिएट बनता है। मैम इंटरमीडिएट बनता है, दोनों डोमिनेंट होते हैं तो। एग्जैक्टली दोनों का कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है वहां पे। दो जीन्स होते हैं, दोनों का एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर। कोडोमिनेंस में दोनों एक दूसरे को, मतलब दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ पे जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है? जीन्स के अंदर म्यूटेशन होता है। यहाँ पे जीन एक्सप्रेस नहीं होता है विष्णु, यहाँ पे जीन्स में म्यूटेशन है। These are the disorders. Incomplete dominance, codominance are the conditions for the expression of genes. अगर स्टिल आपको ऑप्शन में पूछा हुआ है तो इसके लिए अप्रोप्रिएट आपका कोडोमिनेंस हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होगा। ओके मैम। मैम मतलब दोनों के दोनों जीन अपना कैरेक्टर शो करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। हाँ, क्योंकि कोडोमिनेंस से दोनों अपने आप को कैरेक्टर को शो करेंगे। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में तो एक ही जीन है जो म्यूटेट हो रहा है, म्यूटेशन है वहां पे। शो करना नहीं शो करने वाली तो कंडीशन है ही नहीं ना। यस मैम। इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते इसमें की होगा, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। वो डिसऑर्डर है एंड ये एक्सप्रेशंस की कंडीशंस है। ओके मैम। यस एलमत, हम क्वालिटेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर, दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं। एक द फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कौन सा होता है बच्चों? थैलेसीमिया। क्वांटिटी कम हो जाती है,
मैम इसमें क्वालिटी खराब हो जाती है, उसमें इसमें क्वांटिटी ब्लड की क्वालिटी खराब हो जाती है। जो आपका आरबीसी है ना, उसकी शेप सिकल सेल बन जाती है, बाइकॉनकेव से सिकल सेल बन जाएगी, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी इफेक्ट हो जाएगी। वो अच्छे से आपका क्या नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, उसकी पूरी क्वालिटी इफेक्ट होगी। मैम ज्यादा डेंजरस क्या है, मतलब क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव ना मैम, या क्वांटिटेटिव वाला ज्यादा है। क्वांटिटेटिव। क्योंकि अगर क्वांटिटी नहीं होगी तो क्वालिटी का क्या फायदा। इवन हमारे ड्रॉपर बैच में एक स्टूडेंट भी है जिसको थैलेसीमिया है। यस मैम, आपने बताया था पहले, हम्म। और वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है। एंड ही इज स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर नीट। कॉन्फिडेंस देख रहे हो बच्चे का? यस मैम। चल, हाँ, किसी ने मुझसे लेकोपेरोन वाला भी पूछा था। यस मैम, मैंने पूछा था। मैम पहले क्वेश्चंस मतलब लाइक कंप्लीट कर लें। अच्छा ये बताओ मेरे को, वैशाली आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर पूरे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है? मैम मैंने ना रिवाइज नहीं किया, बार बार भूल जाती हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग जब रिवाइज करेंगे फिर आप तब समझ लेना, ठीक है? ये एक्स्ट्रा मैं आपको समझा दूंगी। चलो आगे आ जाओ। अच्छा ये बताओ, इन क्वेश्चंस में ना, बिकॉज सारे क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे। तो आपको पर्टिकुलरली जिस क्वेश्चंस में डाउट है ना, वो क्वेश्चन बता दो मुझे। अगर Okay, नहीं ma'am. डाउट है तो हम लोग अपनी बाकी की चीजें डिस्कस कर लेते हैं मैम फिर। सब अपना अलग अलग मैम क्वेश्चन बताइए। 109 करा दीजिए एक बार। हाँ, सब अपना अपना अलग अलग बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर है। विच इज चार्ट सेक्शन में लिख दो नंबर। मैम इससे मतलब आप जल्दी जल्दी सारे कवर करवा दो, जिसमें मैम क्वेश्चन करा दो जो आपको लगता है कि थोड़ा अलग अलग डाउट होंगे ना, फिर तो वो सारे ही आ जाएंगे। सच्चा लाइन वाइज सारे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सारे रिवाइज करने का टाइम नहीं है ना बेटा, ऑलमोस्ट हमारा टाइम जा चुका है, एंड इसके अलावा बहुत यस सारी मैम, चीजें जो डिस्कस करनी है। सारे मत कराइए मैम। मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगी। सोल्यूशन आपके सोल्यूशन आ गया क्या आप लोगों के पास ग्रुप में? सोल्यूशन यस मैम आ गए, अल्फा वाले में आ एक गए। बार आप सोल्यूशन से देख लेना। 111 बता दो, 111 वाला। हाँ, मैं सुनो 109 सुन लो, विच इज इनकरेक्ट फॉर टीआरएनए। टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन लूप होता है, दैट इज बेस कॉम्प्लीमेंट्री, जो एमआरएनए के ऊपर बेस होता है उसके अगेंस्ट होता है, ये करेक्ट है। टीआरएनए के पास एक स्पेसिफिक साइट होती है, मतलब एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड वो लेके आता है ना। 3 टीआरएनए आर प्रेजेंट। भाई स्टॉप कोडॉन के लिए हमारे पास कोई टीआरएनए नहीं होता, तभी तो उनको स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। दिस इज द इनकरेक्ट, ठीक है? ओके मैम। 111 देखो। टीआरएनए अब अमीनो एसिड लेकर आता है, फिर बाद में वो अमीनो एसिड की चेन निकल जाती है ना अलग से। हाँ, वो चेन अलग से निकल जाए। एनिमेटेड वीडियो नहीं देखा? एनिमेटेड वीडियो, यस इल्मस। मैम ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो, मैंने आंसर नहीं देखा। ये आंसर है बेटा, मैं इसमें 2 क्वेश्चन सेम थे। फायदा हुआ ना आप लोगों को। आउट ऑफ सिलेबस था क्या? क्योंकि मतलब इसमें एक भी पॉइंट समझ में नहीं आया वाले में ये 111 क्वेश्चन बता दो। 111 3 critical research areas of biotechnology, providing the best catalyst in the form of improved organism using a microbe, या फिर एक प्योर एंजाइम का यूज करके एक अच्छे से अच्छा कैटलिस्ट बना के देना। ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी में हम करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके उससे नए नए प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। एमओईटी आप पता है कहाँ पे पढ़ोगे? स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर आप नेहा मैम ने पढ़ा दिया आप लोगों को। यस मैम। वहां पे आपने एमओईटी पढ़ा होता, तो उसमें कोई बायोटेक्नोलॉजी है क्या? नहीं होती मैम। नहीं होती, तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारा। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट के वर्क करने के लिए हम उसको ऑप्टिमम कंडीशंस बना के दे रहे हैं। अगेन बायोटेक्नोलॉजी है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है। तो अब बचा 1, 3rd and 4th, सो द करेक्ट इज बी। मैम ये बायोटेक के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में साफ साफ लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मैम ये सेकंड वाला क्या है, ये एमओईटी? बेटा आप सुन दो, आपने नहीं पढ़ा स्ट्रेटजीज वाला मैम चैप्टर ये जो मैंने कर गलत लोगे कर ना, दिया था। उसमें पढ़ाया जाता है एमओईटी, मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जहाँ पे क्या होता है ना, एनिमल्स को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसके थ्रू बहुत सारे ओव्यूल मतलब ओवम सिक्रीट करता है एक ही मंथ में। नॉर्मली फीमेल्स एक मंथ में एक ही ओवम सिक्रीट करती है, उसी के साथ स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होकर एक जाइगोट बनता है। लेकिन मल्टीपल ओव्यूलेशन में हम क्या कराते हैं, बहुत ज्यादा ओव्यूलेशन करा देते हैं, एक साथ 15-15 या फिर 16-16 एग्स प्रोड्यूस कराएंगे,
फिर उन एग्स को निकाल लेंगे बॉडी से बाहर और फिर उसको वही अलग जो दूसरे अलग में अलग डाल देंगे। सेरोगेट बॉडीज के अंदर डाल के एक टाइम पे हम क्या करा सकते हैं, बहुत 16 सारे एम्ब्रियोज बनवा सकते हैं। प्रोड्यूस करा सकते हैं। ये टेक्निक है मल्टीपल ओव्यूलेशन। मल्टीपल ओव्यूलेशन मैम जो कराएंगे हैंड फिर में उसको surrogate mother जैसे फार्म जो एग होते हैं फार्म के, उसमें ऐसे होता है। एग्जैक्टली उसमें यही टेक्निक होती है। स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर में यही पढ़ते हैं हम, फार्म एनिमल्स कैटल्स वगैरह के अंदर ये यूज किए जाते हैं, बुफेलोज वगैरह में। मैम तो ये बायोटेक्नोलॉजी की तो एप्लीकेशन होगा। नहीं, इसमें जीन के कहाँ साथ लग रही तो है? कुछ नहीं कर रहे हैं। थोड़े निकाल रहे हैं इसमें। कुछ नहीं कर रहे हैं। ओव्यूलेशन में क्या कर रहे हैं, ओव्यूलेशन करा रहे हैं मल्टीपल ओव्यूल, वो इंजेक्शन के थ्रू करा देते हैं एंड उसको निकाल के सरोगेट मदर्स में नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। देयर इज नो बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 13 में से तो सारे क्वेश्चन आएंगे, चलो देख लेते हैं। 13 व्हाई डज साइटोसिन मेक पेयर विद ग्वानिन? भाई साइटोसिन सी 3 बॉन्ड्स, ये 3 बॉन्ड कौन से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड? हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड। सो या हाइड्रोजन बॉन्ड से खुद ही बता दिया आप लोगों ने। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 116 क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन? भाई लिपिड और स्टेरॉइड फॉर्मेशन में ऐसे यार एंडोप्लाज्मिक नंबर समझ नहीं आता कौन उसमें। बता रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर? ये देखो मैम मुझे तो डी लगा था मैम लेकिन इसमें ना ए डी कंफ्यूजन तो नहीं हो सकता, डी तो नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया है। डी भी मैम नहीं हो ए सकता। ए ए शायद और बी में है कंफ्यूजन ए हो और रही बी, थी। लेकिन इन्होंने आप खुद देखो ये यहाँ पे एरिया में लिखा हुआ है ए, यहाँ पे बी। अब ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपकी जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दे उनको बहुत अच्छे से लेबलिंग में देखना। तो आप जब एनसीईआरटी की लेबलिंग को चेक करोगे ना, वहां पे आप देखोगे एससीआर में आपको बी का लेबलिंग मिलेगा। नहीं है 11th की एनसीईआरटी की बुक सबके पास होगी, चेक कर लेना। बी इज योर एसईआर, डी इज योर आई गेस आर ए आपका, ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 117 टर्मिनेशन स्टॉप कोडॉन यूए यूएजी यूजीए। स्टॉप कोडॉन क्या करते हैं, ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करने का काम करते हैं। सो ऑब्वियसली ज्यादा करेक्ट वन। मैम इसके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। मैम करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है बट शायद सही है। टर्मिनेशन कोडॉन स्टॉप कोडॉन ये है, और स्टॉप कोडॉन करते क्या है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन कराते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्टॉप कोडॉन। करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैम कर रहा है। ट्रांसलेशन में वो जो एक्सोन और इंट्रॉन्स होते हैं वही तो मैम सेपरेट आउट करते हैं ना। कौन करते हैं सेपरेट आउट? वो मैम मतलब जो एक्सोन और इंट्रॉन्स होते हैं तो मैम वो किस चीज में होते हैं? देखो वो मैं बताती हूँ आपको। HNRNA HRNA में होता है जैसे वो। हमारे पास डीएनए है, डीएनए से हम लोग सबसे पहले एचएनआरएनए बनवाते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। इस हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए के अंदर एक्सोन्स होते हैं और इंट्रॉन्स होते हैं। याद कैसे रखना, आईएन इंट्रॉन, और आईएन मतलब होता है इनएक्टिव। तो ये इंट्रॉन जो पार्ट है ना डीएनए का, वो पार्ट है जो किसी चीज को कोड नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई मेरे को इंट्रॉन की तो नीड नहीं है, मैं क्यों इतना सारा वर्कलोड लेके जाऊं आगे। साइटोप्लाज्म में सारा प्रोसेस हम क्या करते हैं ना, सारे के सारे इंट्रॉन्स को रिमूव करा देते हैं। ये बीच में येलो वाला पार्ट इज इंट्रॉन, किसकी हेल्प से कराते हैं, स्प्लाइसोसोम की हेल्प से। मैम और प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। आएगा, हाँ, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग। और सारे के सारे जो एक्सॉन्स हैं ये इनको ज्वाइन करा देंगे किससे, आरएनए लाइगेज टाइप से। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैपिंग करा देंगे एंड देन टेलिंग करा देंगे। कैपिंग 5th एंड पे होगा, टेलिंग 3rd एंड पे होगा। 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5th पे, 3rd पे एडिनाइलेशन करा देंगे, एक साथ 200 अराउंड एडिनिन ऐड करा देंगे। ऐसा प्रोसेस नहीं कराएंगे तो भाई हमारे पास आरएनएज एंजाइम बैठा हुआ है, इसमें साइटोप्लाज्म में। जैसे ये आरएनए निकल के जाएगा उसको खा जाएगा आरएनएज। उससे बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, जैसे फैंसी ड्रेस शो में हम जाते थे ना स्कूल में, हमको कोई पहचान ही नहीं पाता था, वो वाला काम करा देते हैं इसके साथ। मैम टेलिंग 3rd में करते हैं। हाँ टेलिंग 3rd पे करता है, कैपिंग 5th पे होता है। भूल गए हो भाई बहुत सारी चीजें आप लोग। मैम एक तो बहुत सारी चीजें हैं ना, कितना रिवाइज करें।
रिवाइज इसलिए बोलते हैं हमेशा डेटा वाले नोट्स बना के रखा करो अपने। जो चीजें भूल जाते हो ना, एक अलग से ऐसे नोटबुक या कोई शीट बना लो जिसपे हमेशा वही चीजें लिखते चलो। मैम वो लिखना ही भूल जाएंगे। नहीं भूलोगे भाई, नहीं भूलोगे। बताऊंगी सारी चीजें, अलग अलग ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, कि कैसे चीजों को मेमोराइज रखना है, हम लोग जिस चीज को भूलता है उसको कैसे याद रखें, सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके मैम। ठीक है, तो अब एक काम करना सबके सब, इस पूरे पेपर को एक बार चेक कर लेना, जिस जिस क्वेश्चन नंबर में डाउट लगेगा ना उस क्वेश्चन का स्निप लेना, और जो हमने अभी ग्रुप दिया ना उस ग्रुप का यूज करना, उसमें भेजना। डाउट्स नहीं क्लियर होंगे मुझे टैग करके डाल देना। ये शिवम। मैम 122 में डाउट है थोड़ा। और मैम 136 भी। चलो 122 और 136 देख लेते हैं। पी प्लांट जो है आपका हेट्रोजाइगस है ए और बी के लिए। हेट्रोजाइगस समझते हो ना, होमो एंड हेट्रो। हेट्रोजाइगस होगी, लेट्स सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कंडीशन क्या है? दिस इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन। अभी बोल रहे कि भाई जो मेरे पास जीन ए है वो कंट्रोल करता है सीड की शेप, एंड जीन बी क्या कंट्रोल करता है? सीड का कलर कंट्रोल करता है। फाइंड द जीनोटिपिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू जीन्स मेंशन। पहली चीज, दिस इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना। अब अगर मैंने सीड की शेप है, सीड की शेप को मैंने राउंड वाला दे दिया, कैपिटल आर, और सीड के कलर को दे दिया येलो येलो। येलो डोमिनेंट होता है, ग्रीन डोमिनेंट होता है सीड कलर में? येलो डोमिनेंट होता है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है पी प्लांट की, तो हेट्रो में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हो गई इससे मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दिया ना, बी कर दिया था इसका। मैंने कुछ यहाँ पे पूछा था मैम, आपने कैसे कर दिया वो एक बार फिर से बोलेंगे? क्या बोला था मैम हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड वाला एक बार समझा दो, आपने कैसे फाइंड किया उसे? अच्छा मैंने वो मोनो हाइब्रिड में क्या होता है? मोनो हाइब्रिड में हम सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके बात करते हैं, सिंगल कैरेक्टर। डाई हाइब्रिड में हम दो कैरेक्टर्स को लेके, तो वी हैव टू कैरेक्टर्स ना जो हम सेम टाइम पे कंसीडर कर रहे हैं, सीड का शेप और सीड का कलर। यस मैम। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके मैम। तो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस करा देना, क्रॉस करा के जीनोटाइपिक रेशियो निकल जाएगा। मैम इसमें कौन सी जनरेशन का करना है, लेकिन ये समझ नहीं आया। फर्स्ट जनरेशन का आप निकाल देना इसमें। ओके मैम। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। मैम मैंने एक क्वेश्चन भेजा है, आप बता देना। बताती हूँ। 122 के अलावा एक और क्वेश्चन पूछा था, वो नंबर बता दो जल्दी से। मैम 136। 136। फिर उसके बाद मनीषा आप ही का क्वेश्चन देते हैं। यस। Number of chromosomes group at equatorial plate of metaphase 1। अच्छा मेटाफेज 1 बोला है तो मतलब ये मियोसिस वाली स्टेज हमको बोल रहे हैं। मियोसिस 1 of a plant body having 2n is equals to 50 chromosomes shall be इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर मेटाफेज 1 में। अब मेटाफेज 1 में सारे के सारे हमारे पास ऐसे हो जाता है ना क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आके। अब एक चीज मेरे को बताओ, 2n is equals to 50 है तो इट मींस यहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने होंगे? मैम 50 होंगे। 50 होंगे, पेयर ऑफ होंगे ना वो, तो 25 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मैम 25 होंगे मैम, इक्वेशन को सॉल्व करना है ना बस उसको। यस मैम। n इक्वल में 50 एन निकालना है ना, एन निकालना है हमको यहाँ पे। 25 मैम 25 आएगा एन तो। मैम ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड का है, 11th में आया था। मैम उस टाइम भी मैंने पूछा था, आपसे पूछा था या किसी मैम से पूछा, उन्होंने बताया था इसको तो बस सॉल्व करो इक्वेशन को आ जाएगा। एंड इक्वेशन को सॉल्व करना भी नहीं, आप वो चीज देखो ना, 2n इज इक्वल्स टू इन्होंने 50 दिया है तो हमारे पास 50 क्रोमोसोम है, और हमें पता है कि भाई हमारे पास जो मियोसिस 1 स्टेज है उसमें क्या बनता है? होमोलोगस बनता है। यस मैम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं। होमोलोगस में क्या करते हैं? दो क्रोमोसोम आपस में ज्वाइन हो जाता है। तो वही ग्रुप पूछ रहा है कि कितने ग्रुप बनेंगे क्रोमोसोम्स के, तो दो क्रोमोसोम एक जगह आ जाएंगे, टोटल 50 है, 50 के कितने ग्रुप बन जाएंगे? दो दो के 25।
क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो 25 भी तो बनेंगे ना। 25 ही बनेंगे बेटा। मनीषा का क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैम 137 भी होता है। एक सेकंड बेटा, मनीषा ग्रुप में भेजा करो। यस मैम। रेशियो ऑफ रिसेसिव, अच्छा एपिस्टेसिस का पूछा, एपिस्टेसिस बताया था मैंने आपको, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस। यस मैम बताया। इसका रेशियो निकालना पड़ेगा हमको। एंड अगर इसका आप आंसर देखें ना, रेशियो ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, इसका आंसर आता है आपका आई गेस 15:1 रिसेसिव में, हम उसका निकाल देते हैं 4th आएगा आई गेस इसका आंसर। एक बार इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस मैम। कैलकुलेट करके मैं भेज दूंगी इसका आपको, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे 4th ही लग रहा है। निगम कौन सा वाला क्वेश्चन? मैम 137 क्रिस्टन ये मैम 137 ही देखो। सबसे पहली चीज, क्रिस्टा और सिस्टर्नी बड़े कंफ्यूज होता है भाई। क्रिस्टा किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल है। सेकंड का बी होना चाहिए मेरा। की ऑप्शन में दिया मैचिंग सारे ऑप्शंस अच्छे थे, एक बार में मिल जा रहा था। यस मैम, मैम ऐसे वाले क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं। मजा आता है ऐसे क्वेश्चन है ना, कॉन्फिडेंट सा फील होने लग जाता है। मैम मैंने ना मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन लगा लिए अगर चैप्टर के, तो फिर मैम क्वेश्चन लगाओ या फिर रिवाइज करूँ अपना चैप्टर? चैप्टर रिवाइज करो या फिर डेटा रिवाइज करो। यस मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चंस वाला सिलसिला यहीं पे खत्म करते हैं। अब मुझे आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बतानी है। एक बार ना मेरे को ही बता दो, जितने भाई एक्स्ट्रा वाले बच्चे थे वो तो जा चुके, अब हमारे पास वो स्ट्रेंथ रह गई है जो रेगुलरली बेसिकली रहने वाली है ना। मैं अभी बच्चे को बुलाती हूँ मैम, 2-3 बच्चे चले गए हमारी क्लास के। उसको उनको बोल दो, वैसे आप लोगों को तो पता ही है। एक बार मैम मेरे को ना, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम जब तक एक बार 169 क्वेश्चन बता दो। ठीक है, मैम इसकी पीडीएफ पर डाल रहे हो आप? क्या इसकी पीडीएफ पर डाल रहा हूँ मैम, इस पीडीएफ ये जो आपने क्वेश्चन वाली पीडीएफ कराई है। पीडीएफ कहाँ डाले? तो वो टेस्ट है ना बेटा जो अभी आपका संडे में हुआ है, ये वो टेस्ट है, आपने नहीं दिया था? नो मैम मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था टेस्ट। अभी आपने जो कैल्शियम ग्रुप ज्वाइन किया ना, उसमें मैं दोनों का लिंक भेज दूंगी। मैम मैम इसमें सी स्टेटमेंट तो सही है ना? लिक्विड एंडोस्पर्म इज इन कोकोनट इज सिनसाइडम। सिनसाइडम मल्टीन्यूक्लिएट स्टेज होती है, लिक्विड एंडोस्पर्म सेलुलर। हाँ सही है ये मैम तो। लेकिन इसका आंसर मैम मुझे इसमें 3 ऑप्शन सही लग रहे थे। मैम मैंने भी वही किया था। सिलेक्ट द करेक्ट बताना है। सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट ड्यूरिंग साइड, ये तो सही है ये वाला भी। यस मैम, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 डॉटर सेल्स इन। ये गलत है मैम, ये तो गलत है। उसमें नहीं होते हैं लोग, तो गलत है। लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट ये सही है। फरो फॉर्मेशन occurs in animal, ये भी सही है। तो ये इसका भी सही मतलब है, ऑप्शन गलत था। मैम फिर आंसर बी होना चाहिए था, लेकिन आंसर डी है। मैम ने तो सी लगाया था उस हिसाब से। मैम मैंने भी सी लगाया था। सी लगाया था उसने। आंसर की में क्या दिया हुआ? मैम डी। मैम इसी वजह से भी गलत हो गया। मैम मेरा इसके 5 बोनस मार्क्स ऐड कर लेते हैं। यस मैम। 5 नहीं 4। मैम 5। मैम 5 हमने 1 मार्क्स माइनस कर लिए है ना अपने में से। अच्छा नाइस नाइस। मैम जैसे बोनस मार्क्स होते हैं, अगर हम उसे अटेम्प्ट नहीं करते तब मिलते हैं क्वेश्चन में। हाँ अगर जैसे नीट में क्वेश्चन आता, अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया होता तो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। अटेम्प्ट नहीं किया है तो नहीं मिलेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके आया करो। मैम मिलेंगे या नहीं? अब मिलेंगे 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 अगर अटेम्प्ट किया है। मैम ऐसे ही स्कूल एग्जाम में होता है, डिलीटेड आ जाता है तो मिलते हैं।
लेकिन नहीं अगर मिलते अटेम्प्ट मैम, करते हो अगर ना तभी ऑप्शन मैम अगर गलत लगाते हैं तो नहीं मिलते, अगर ऑप्शन भी सही होता है ना हमारा जब मिलते अटेम्प्ट हैं। करके तब नहीं, मिल जाते हैं पूरे पेपर मार्क्स। जरूर मिलता है। मैम स्कूल में भी एक क्वेश्चन गलत आया था, वो उसमें दिए नहीं सर ने। शांति शांति शांति। मेरे को एक बार ये बता दो, नेहा मैम वाले बैच के कितने बच्चे बच्चे हैं अभी क्लास में? आई जस्ट वांट टू क्लियर कि कितने सीरियस बच्चे हैं अभी क्लास में। मैं आपने लेफ्ट करने के लिए बोल दिया था ना, जिनका मतलब कोई डाउट नहीं है तो लेफ्ट भी करेगी। उन काफी सारे बच्चे लेफ्ट हो गए। यस अच्छा मैम। ये बताओ, रेगुलर वाली बेसिस पे कितने बच्चे रहते थे क्लास में? 40 to 50 अराउंड। वही 60 to 70। 60 to 70 रहते थे। मैम लास्ट में 50 बचते थे, 80 ज्वाइन करते थे। यस मैम, यही होता मतलब रेगुलरली इतने रहते थे 50 के अराउंड बच्चे, यस मैम। है ना? तो मतलब मैं भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि 50 है और 20 हमारे वाले बैच के हैं, 20-21 के अराउंड, तो 60-65 के अराउंड बच्चे होंगे। ठीक है, तो हमारा इन 60-65 वाले बच्चों पे ही ज्यादा फोकस रहेगा कि भाई इन्हीं बच्चों को थोड़ा वेल मैनर्ड में हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमारा इसी 24 वाला ही नीट क्रैक हो जाए। अब उसके लिए एक और चीज है, देखो जो मेरे वाले बैच के बच्चे हैं उनका मुझे आइडिया है कि उनका कौन सा चैप्टर आता है कौन सा नहीं आता है, लेकिन आप लोगों से मुझे भी सुनना है कि नेहा मैम ने आप लोगों को 11th का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा दिया है। मैम सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस, बायोमॉलिक्यूल्स, प्लांट किंगडम। मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस भी हाँ और क्लासिफिकेशन, बायोमॉलिक्यूल्स और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो हो गया। हाँ वही। और मैम मॉर्फोलॉजी भी हो गया था आई प्लांट थिंक। किंगडम भी था। ना मॉर्फोलॉजी नहीं हुआ अभी। तो एक चीज है देखो, जो मेरे वाले बैच के बच्चे हैं उनको भी मैं आई गेस उनको प्लांट ग्रोथ पढ़ा मैम दिया। क्या क्या बता दिया आपने उसको? कुछ नहीं बता दीजिएगा, क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे। भी हो गया और मैम ने बायो पूरा चैप्टर खत्म करवा दिया ऑर्गेनिज्म का। देखो, कुछ नहीं करना, नहीं अबे अभी रुक जाओ, जस्ट 5 मिनट्स और रुक जाओ। ठीक है, अब जो जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं ना उनके पास एक ऑप्शन है कि भाई आप लोगों को पता है कि स्कूल का जो है आप लोगों को तो ऑब्वियसली चलता ही रहता है, एंड स्कूल में कितना भी अच्छे से कर लेना कोई फायदा नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल्स में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ट्राई किया करना कि स्कूल हफ्ते में 2 दिन तो मिस कर ही दिया करना, इफ यू वांट कि हाँ इसी साल हमारा सिलेक्शन हो जाए। और अगर आप लोग सोच के बैठे हो नहीं मैम हम तो ड्रॉप ले लेंगे, तो भाई डेली स्कूल जाओ, मजे से प्रैक्टिकल्स दो अच्छे अच्छे से डेकोरेट कर करके फाइल्स बनाओ। लेकिन मैम अगर जब इसी ईयर सिलेक्शन बुलाते हैं चाहिए, बोलते हैं अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। मैं हमारे सर ने ये बोल दिया, अगर प्रैक्टिकल फाइल वगैरह करवाने ना घर में किसी से भी करवा लो जिनकी राइटिंग अच्छी हो, अगर तुम्हें हाँ टाइम नहीं भाई मिल रहा। कुछ भी कराओ, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ नीट रखो। बोर्ड एग्जाम में क्या है क्या नहीं है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में एक पास होना है, हम लोगों को एक डिसेंट मार्क्स लेके आना है, टॉप नहीं करना है पहली चीज। तो जितना ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, हिंदी है, मैथ्स है आप लोगों के पास, और होम साइंस वगैरह जितने भी सब्जेक्ट है उनका पासिंग मार्क्स तक लेके आने के लिए जितना पढ़ना सफिशिएंट है ना उतना पढ़ना। मैम ये बिना पढ़े भी आ जाते हैं इतने तो। एंड डे पढ़ते हैं। हाँ, इतना ही करना, उसके लिए ज्यादा कुछ मत करना। अब डेली आप लोगों को क्या करना है ना, हमारी मॉर्निंग में ड्रॉपर बैच की क्लासेस चलती हैं, ड्रॉपर बैच वाली क्लासेस, तो जो बच्चे स्कूल मिस कर सकते हैं वो मॉर्निंग वाले बैचेस में आ सकते हैं। आप लोगों को ग्रुप में लिंक मिल जाया करेगा, डेली 9:30 बजे या 10 बजे क्लास होती है, जिसमें अभी हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में पढ़ा रही हूँ, उसका कल लास्ट लेक्चर है, कल मत आना क्लास में, परसों से आना शुरू कर देना, नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लड एंड सर्कुलेशन। मैम आज पूरा चैप्टर खत्म नहीं किया था। नहीं निगम, पूरा चैप्टर नहीं फिनिश हो पाया था बेटा, थोड़ा सा रह गया था, तो कल की क्लास में पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगी फिर उसके बाद चैप्टर कराऊंगी। जो इवनिंग मैम स्कूल आज वाले की बच्चे हैं रिकॉर्डिंग तो आगे होगी ना? वो तो आ ही जाना, अभी अपलोड नहीं हुई बेटा रिकॉर्डिंग कल तक हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ाया था निगम, मैंने वो टेस्टिस और ओवरीज कराया था और पेनिक्रियास फिनिश किया था बस। मैम हमारे ना फ्राइडे से ना छुट्टी है 5 डेज की। यस मैम। ऑटम ब्रेक है। यस मैम। फ्राइडे से छुट्टी है ना, 20, पास 21, 22, 23। हाँ तो एक काम करता है फिर, देखो कल उनका केमिकल कोऑर्डिनेशन फिनिश हो जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे, तो मैं फ्राइडे में स्टार्ट कराती हूँ फिर बॉडी फ्लड एंड सर्कुलेशन। यस मैम। मैम आप फ्राइडे को करा दीजिएगा। फ्राइडे से स्टार्ट करूंगी, उनको मैं वेडनेसडे थर्ड से क्वेश्चन प्रैक्टिस में रख लेंगे हम लोग। लेकिन मैम जो पहले आपने चैप्टर कराया उनकी तो मैथ कहीं भी नहीं हुई, सब डिलीट हो गए। बात नहीं बेटा, सीखा ही है ना हम लोगों ने कुछ,
वेस्ट नहीं किया। मैम जो हर्ट वाला चैप्टर, जो हर्ट वाला टॉपिक आता है ना, तो मैम वो नहीं आता उसमें। हार्ट वाला डिलीटेड है? मैम मतलब वो वाला टॉपिक्स मैम अच्छे से नहीं आता मतलब उसमें मैम। अच्छा, आपको नहीं आता ऐसे बोल रहे हो? यस मैम। कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे। बॉडी फ्लड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ट्राई करना सबके सब आप लोग अपना मॉर्निंग में जो भी आप लोग करते होंगे उसको थोड़ा साइड रख के मॉर्निंग वाली क्लासेस में आ जाना। बॉडी फ्लड एंड सर्कुलेशन 3-4 दिन तो देखो लगेंगे ही लगेंगे उस वाले के लिए। उसके साथ साथ आपका फायदा ये होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज काफी हद तक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का, टेस्ट में भी आ रहा है 5th को। यस मैम। तो हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे भी क्लास लेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, मतलब तीन दिन में विल ट्राई कि फिनिश हो जाए। फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग ह्यूमन, मैं ट्राई करूंगी उनका भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह ही कराएंगे। इफ यू वांट आप लोगों का ऑर्गेनिज्म, देखो आप लोगों का एक और चीज हमें करना है, संडे से पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन फिनिश करना है। मैम उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपके ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी, जो कैजुअल ग्रुप है ना हमने, उसी में मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे दूंगी। बस मुझे ये चीज करना है आप लोगों को क्लियर